Question number 41. Which one of the following insulin preparation has the longest effective duration of the action? तो glargine and detamir also long acting. NPH is intermediate acting insulin, but degludec is longest acting. The answer is D. Degludec action more than 42 hours. Some insulin example: rapid acting insulin is aspart, lispro and glulucine. Short acting insulin is regular insulin, and intermediate acting insulin is NPH insulin. Long acting insulin is glargine, detamir and degludec, but degludec is longest acting insulin. Question number 42. Pituitary. Functioning pituitary adenoma most commonly arise from which one of the following cell? The answer is functioning pituitary adenoma tumor that secrete hormone. The most common type lactotrope cells, which secrete prolactin leading to prolactinoma. तो आंसर इज लैक्टोट्रोप्स, जो कि सीक्रेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन. 40 से 50% केस में यही होता है. अदर टाइप का क्या हो सकता है? सोमेटोट्रोप एडिनोमा हो सकता है, जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है एक्रोमेगली. कोर्टिकोट्रोप एडिनोमा हो सकता है, उसके कारण कुशिंग डिजीज हो सकता है. थायरोट्रोप एडिनोमा होता है, जो टीसीएच टीएसएच सीक्रेट करता है. क्वेश्चन नंबर 43. लो सीरम थायरोग्लोबुलिन लेवल आर सीन इन. तो लो आंसर इसका आएगा थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्सिसिया. इसको जिसमें सीरम थायरोग्लोबुलिन लेवल लो होगा. क्यों होगा? थायरोटॉक्सिको फैक्सिसिया बोलते हैं, जिसमें एक्सेसिव इंटेक ऑफ एक्सोजेनस थायराइड हार्मोन लीडिंग टू सप्रेस टीएसएच एंड रिड्यूस थायरोग्लैंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग थायरोग्लोबिन प्रोडक्शन. बाहर से एक्सोजेनस थायराइड हार्मोन देंगे तो ये टीएसएच को सेपरेट करेगा, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को सेपरेट करेगा, और इससे सीरम थायरोग्लोबुलिन लेवल भी कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिको फैक्सिसिया. अदर डिजीज में ग्रेव डिजीज हो गया, जिसमें एलिवेटेड होता है थायरोग्लोबुलिन लेवल ड्यू टू थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेशन. टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, इसमें भी नॉर्मल या एलिवेटेड हो सकता है. सब एक्यूट थायरोइडाइटिस, इसमें भी क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन या डैमेज हो सकता है, तो एलिवेटेड हो सकता है थायरोग्लोबुलिन लेवल. क्वेश्चन नंबर 44. A 45-year-old male present with polyuria, polydipsia and polyphagia for last 3 months. His fasting plasma glucose is 106 mg per deciliter. Random blood glucose is 220. Which one of the following statement is correct regarding the diagnosis? तो इसमें जो RBS आ रहा है वो 200 से अबव आ रहा है, और इसके साथ साथ सिम्टम आ रहे हैं पोलियूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया. तो ये कंफर्म डायग्नोसिस होगा डायबिटीज मेलाइटिस. ही हैज डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 126 से ज़्यादा या बराबर आता है, रैंडम ब्लड शुगर या प्लाज्मा शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विथ सिम्टम, HbA1c मोर देन 6.5 या इक्वल, 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज इज इक्वल और मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ये क्राइटेरिया हो गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. क्वेश्चन नंबर 45. Which one of the following statement is true regarding the use of SGLT2 inhibitor in management of diabetes mellitus? SGLT2 inhibitor क्या होता है? Sodium glucose co-transporter 2 inhibitor is class of medicine treat to type 2 diabetes mellitus. One of the rare but serious side effect euglycemic diabetic ketoacidosis, which can occur even when blood glucose level are not significant elevated, especially during period of stress, infection and other concurrent illness. तो इसका आंसर आएगा
Euglycemic diabetic ketoacidosis may occur during treatment if there is concurrent illness. They are used is type 1 and type 2 diabetes mellitus. No, SGLT ओनली यूज किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन का यूज किया जाता है. दे काज इंक्रीज ब्लड प्रेशर. नो, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता. द ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट इज डिपेंड ऑन इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी. ये भी गलत है. ये क्या करता है, ग्लूकोज का एक्सक्रेशन करवाता है यूरिन के साथ. क्वेश्चन नंबर 46. A 50-year lady who is known case of rheumatoid arthritis present with obesity, moon faces, abdominal striae, hypertension. Overnight dexamethasone suppression test show serum cortisol level is greater than 50 nanomole per liter. Serum acetylase is less than 1.1. The adrenal imaging and brain CT MRI imaging study are unremarkable. They likely diagnosis. तो इसमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में सीरम कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा आ रहा है. और दूसरी बात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये इंडिकेट करता है बाहर से कोई स्टेरॉइड यूज हो रहा है. तो एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज. तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 47. A 27-year-old lady underwent thyroidectomy for thyroid carcinoma. Post-operative, she started developed muscle cramps, peripheral paresthesia, carpopedal spasm. Which one of the following intervention will be appropriate for them? ये सारा सिम्टम बता रहा है कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी के सिम्टम, डेफिशिएंसी. तो इसका आंसर आएगा measures serum iron calcium serum ionized calcium and administer IV calcium gluconate. क्योंकि जब थायराइड की सर्जरी करते हैं तो थायराइड की सर्जरी के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है. और पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गई तो पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गई तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में, क्योंकि पैराथायराइड सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. Question number 48. Which one of the following is example of hypogonadotropic hypogonadism? हाइपोगोनेडोट्रोपिक मतलब जिसमें GnRH डिक्रीज होने के कारण गोनेडोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन एंड FSH हार्मोन डिक्रीज हो जाए. तो इसका आएगा कालमान सिंड्रोम, जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, उसके कारण ग्रोथ हार्मोन एंड FSH डिक्रीज हो जाता है. बाकी में क्या होगा, हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होगा. क्वेश्चन नंबर 49. A tall thin adolescent boy is found gynecomastia and small testes. His blood testosterone level is undetectable. Serum FSH and LH level are elevated. Which one of the following likely karyotyping? तो ये सारे के सारे स्मॉल टेस्टिस, गाइनोकोमेस्टिया, FS और LH लेवल हाई एंड टेस्टोस्टेरोन, तो ये सारे बता रहा है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम. आंसर इज जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने के कारण गाइनोकोमेस्टिया फीमेल हार्मोन, ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की. टाल स्टेचर, गाइनोकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्टिस, अनडिटेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन, एलिवेटेड एंड FSH and LH level. The extra X chromosome lead to testicular dysgenesis and hormonal imbalance. अदर ऑप्शन क्या है, जिसमें ए ऑप्शन तो नॉर्मल कैरियोटाइपिंग है, एक्सोमेट्रनर सिंड्रोम है जिसमें एफेक्ट होता है फीमेल, और 21 ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम है. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following anti-diabetic drug may
कोज वेट गेन। तो वेट गेन करने वाली कौन सी? तो वेट गेन करने वाली जो एंटी डायबिटिक है, एक है इंसुलिन, एक है इंसुलिन सिक्रेटोगोगस, एक है थायोजोलिडोडायंस। ये तीन ग्रुप है जो वेट गेन करवाता है। इंसुलिन सिक्रेटोगोगस लाइक ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, इसके अलावा थायोजोलिडोडायंस जैसे पायोग्लिटाजोन और रासाग्लिटाजोन। ये तीन ग्रुप है जो वेट गेन करवाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ग्लिमिप्राइड किसका ग्रुप होगा? सिक्रेटोगोगस, पायोग्लिटाजोन थायोजोलिडोडायंस में, और इंसुलिन। तो आंसर इज 1 and 2 and 3। बाकी मेटफॉर्मिन होता है वो वेट न्यूट्रल या वेट लॉस थेरेपी में आता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड DPP-4 इनहिबिटर, ये वेट न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statement is correct for obesity? First, adiponectin level are reduced in obesity। बिल्कुल सही बात है। एडिपोनेक्टिन क्या करता है? रिड्यूस करता है, रिड्यूस इन ओबेसिटी, क्योंकि ये क्या होता है? एक प्रोटीन होती है जो रेगुलेट करती है ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर इसकी कमी हो गई तो ये मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा और ओबेसिटी हो जाएगी। ओरली स्टेट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ लाइपेज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ये भी बात सही है। ये क्या करती है? ओरली स्टेट क्या करता है? रिड्यूसिंग फैट एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। तीसरा है लीराग्लुटाइड यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मैनेजमेंट, कैन कॉज वेट गेन, नॉट रिकमेंडेड इन ओबेसिटी पेशेंट। नो। अभी तो ऊपर पढ़ा था अपन ने जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है जैसे लीराग्लुटाइड, एक्जेंटाइड या सेमाग्लुटाइड, ये क्या करते हैं? वेट लॉस करवाते हैं बाय रिड्यूसिंग एपेटाइट या स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, वेट न्यूट्रल या वेट लॉस थेरेपी में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। स्टेटमेंट 4 है बेरियाट्रिक सर्जरी इज रिकमेंडेड इन ओबेस पेशेंट विद BMI मोर देन 30 kg per meter square फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। नो। बेरियाट्रिक सर्जरी जनरली रिकमेंड करते हैं 40 से ऊपर BMI हो, 40 या 40 से ऊपर BMI हो या 35 से ऊपर हो विथ कोमोर्बिडिटी, सब करते हैं। तो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following drugs are effective in preventing uric acid nephropathy in patient receiving chemotherapy? तो यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी क्या होता है? इज रिवर्सिबल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर caused by uric acid precipitation in renal tubule and collecting duct. It often occurs in the patient with leukemia या lymphoma, especially during aggressive treatment phase. Key factors that contribute its development such sudden urate overproduction, dehydration and acidosis, ये हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड क्या होता है? यूरिकोसूरिक एजेंट है। ये क्या करेगा? यूरिक एसिड एक्सक्रेशन को इंक्रीज करवाएगा। अब यूरिक एसिड एक्सक्रेशन इंक्रीज होगा तो वो रीनल ट्यूबुल में ज्यादा जाएगा, रीनल ट्यूबुल में ज्यादा होगा और प्रिसिपिटेट होने का खतरा भी रहेगा या नेफ्रोपैथी का खतरा बढ़ेगा। तो जनरली प्रोबेनिसिड अवॉइड करते हैं यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी में। नॉर्मली क्रोनिक गाउट में तो यूज करते हैं, परंतु यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी में अवॉइड करते हैं। बाकी डिहाइड्रेशन है तो फोर्स सेलाइन डायूरेसिस करेंगे जिसमें यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को बढ़ाने के लिए। रासाबुरिकेज होता है जो यूरिक एसिड की यूरिक एसिड को डिस्ट्रक्शन करवाएगा, डिस्ट्रक्शन। और एसिडाजोलामाइड, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। तो वाइग्रेस IV हाइड्रेशन डायूरेसिस विथ फ्यूरोसामाइड, यूरिन एल्कलाइजेशन विथ एसिटोजोलामाइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एलोपिरिनोल भी दे सकते हैं, रासाबुरिकेज भी दे सकते हैं और हीमोडायलिसिस भी दे सकते हैं, परंतु प्रोबेनिसिड जनरली अवॉइड करते हैं। तो आंसर इज 2, 3 and 4।
क्वेश्चन नंबर 53. Primaquine destroyed hypnozoid of Plasmodium vivax for radical cure in which one of the following? तो प्रीमाक्यून क्या करता है? टारगेट करता है लीवर स्टेज ऑफ पैरासाइट, जहाँ पे हिप्नोजॉइड रेजिड्यू कैन कॉज रिलैप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया रिलैप्स करवा सकता है लीवर फेज में, तो वहां पे प्रीमाक्यून एक्शन करता है. क्वेश्चन नंबर 54. HIV एसोसिएट न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैंड include which one of the following? First, asymptomatic neurocognitive disorder, yes. Minor neurocognitive disorder, ये भी आता है. HIV associated dementia, ये भी है. तो आंसर इज 1, 2 and 3. Asymptomatic neurocognitive impairment होता है cognitive deficit that don't impact daily life. Minor में क्या होता है? Impairment that begin affect daily life. और डिमेंशिया क्या हो गया? मोस्ट सीवियर फॉर्म हो गई. ये 3 इसकी स्टेज हो गई. क्वेश्चन नंबर 55. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सिस्टिक सर्कोसिस. तो सिस्टिक सर्कोसिस के बारे में बताना. इट मे प्रेजेंट एज पर्सनैलिटी चेंज, यस. सिस्टिक सर्कोसिस क्या करता है? न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करवा सकता है. इसके कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकते हैं और पर्सनैलिटी चेंजेस करवा सकता है. सबक्यूटेनियस नोडुल में भी एक्सरसाइज बाय हिस्टोलॉजी, यस. हिस्टोलॉजी के द्वारा एक्सरसाइज करके डायग्नोसिस करने में काम आता है सिस्टिक सर्कोसिस के. सेरेब्रल साइन कॉमनली डू नॉट अकर अंटिल द लार्वी डाई 5 to 20 ईयर लेटर, यस. ये भी बात सही है. फ्राजिक्विंटल कैन बी गिवन फॉर 10 days. फ्राजिक्विंटल क्या है? एंटी पैरासाइटिक है, जो सिस्टिक सर्कोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है. तो आंसर इज 1, 2 and 3, 4. सिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है? लार्वल स्टेज ऑफ द पोर्क टेपवर्म, इसके कारण फैलता है टीनिया सोलियम. ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. सिम्पटम सीजर, हेडेक, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. डायग्नोसिस CT-MRI या सीरोलॉजी या हिस्टोलॉजी. ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? एल्बेंडाजोल या प्राजिक्विंटल एंटीपैरासाइटिक मेडिकेशन देंगे. क्वेश्चन नंबर 56. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू स्ट्रोंगिलोइडेस. तो स्ट्रोंगिलोइडेस क्या होता है? एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है काज बाई राउंडवॉर्म स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोरेलिस, जो कि इट पैरासाइट द म्यूकोसा ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बिल्कुल सही बात है. लार्वा करेंज फास्ट मूविंग ट्रांजिएंट थ्रेड्स सीन अक्रॉस एब्डोमेन एंड बटन, ये भी बात सही है. यूआरमेक्टिन इज नॉट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये तो गलत बात है. यूआरमेक्टिन इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोरेलिसिस, इफेक्टिव होता है. सिस्टेमिक स्ट्रोंगिलोइडेसिस इज सीन इम्यूनोकम्पिटेंट स्टेट, नो. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चांस होते हैं. तो आंसर इज 1 and 2. Consider the following statement with regard to cutaneous larva migrans. It is the one of commonest linear lesions seen in travelers, yes. It may be associated with recent visit to beach, ये भी सही बात है. It is non pruritic, गलत बात है. ये होता है pruritic होता है, pruritic होता है. Track move across the skin at the rate of 2 to 3 centimeter per day. The answer is 1, 2 and 4. Cutaneous larva migraine is skin condition caused by animal hookworm larvae, typically Ancylostoma brasiliensis from the dog and cat. Transmission होता है इसका larva penetrate human skin, contact with contaminated soil. Symptom इसका है itchy serpiginous skin lesion. Diagnosis कैसे करेंगे? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से और स्किन बायोप्सी से. ट्रीटमेंट वही है इवारमेक्टिन और एल्बेंडाजोल. क्वेश्चन नंबर 58. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू giardiasis. Stool should be examination for cyst at 2 to 3 day interval for its diagnosis. Yes, stool examination इसमें करते हैं. Colonoscopy aspirate give highest diagnostic yield. ना,
कोलोनोस्कोपी हाईएस्ट डायग्नोस्टिक यील्ड नहीं देता। डायग्नोसिस के लिए इसमें स्टूल एग्जामिनेशन फॉर सिस्ट और ट्रोफोजॉइड करते हैं। इन्फेक्शन यूजुअली अकर बाय इंगेजिंग कंटामिनेटेड वाटर, यस। और जियार्डिया इज फ्लैजिलेट ट्रोफोजॉइड फॉर्म, ये भी मछली। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो जियार्डियस के बारे में बताया, जियार्डिया ड्यूडेनेलिस इज प्रोटोजोअल पैरासाइट दैट कोज जियार्डियासिस। कॉमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन होता है इंगेशन ऑफ सिस्ट इन कंटामिनेटेड वाटर, फूड या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। लाइफ साइकिल में क्या होता है, सिस्ट एक्सिस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रिलीज ट्रोफोजॉइड दैट मल्टीप्लाई एंड कैन कॉज सिम्टम। सिम्टम क्या है इसके, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, वेट लॉस और माल एब्जॉर्प्शन। डायग्नोसिस स्टूल एग्जामिनेशन फॉर द सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइड, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, निटाजोक्सामाइड। क्वेश्चन नंबर 59, टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस इज कॉज्ड बाय। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होता है, वो होता है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द टिश्यू बेनीथ द स्किन नोन एज फेसिया, उसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होता है वो पॉलीमाइक्रोबियल होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। और जो कि टाइप 2 होता है वो सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफाइलोकोकाई ओरियस होता है। जो टाइप फर्स्ट होता है ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को मेनली अफेक्ट करता है, अकाइन पेरिनियम एंड ट्रंक, और ये कॉमन होता है 80 से 90% केस में। जबकि टाइप 2 अफेक्ट करता है हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा या इंजरी की हिस्ट्री और अफेक्ट करता है लिम्फ को 20 से 30% केस में। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, तो इसका आंसर आएगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following treatment for a pregnant lady who has exposed to patient with chickenpox are correct? First, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, यस वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोज है। वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन, वैक्सीन कभी नहीं देनी क्योंकि यह है लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एसाइक्लोविर दे सकते हैं, एसाइक्लोविर इज एंटीवायरल होती है, वो दे सकते हैं। और प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड भी इसमें कोई यूजफुल है नहीं। तो आंसर इज 1 and 3 only. Question number 61, which of the following drug is useful in the treatment of Listeria monocytogenes infection? First is ceftriaxone not effective. Listeria monocytogenes is gram-positive bacteria that can cause listeriosis. A serious infection can affect anyone but is more common in pregnant women, older adult, people with weak immune system. ट्रीटमेंट में एम्पिसिलिन दे सकते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, वो इफेक्टिव होता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेज के प्रति, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जेंटामाइसिन इज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडी यूज विथ कॉम्बिनेशन विथ एम्पिसिलिन फॉर द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, especially in severe case of compromised immune system. Sulfamethoxazole is sulfonamide antibiotic then can be used alternative in patient with allergy to patient. अगर पेनिसिलिन का एलर्जी हुआ तो सल्फामेथोक्साजोल भी दे सकते हैं। सेफ्ट्रियाजोन होता है थर्ड जनरेशन सिप्लोस्पिरिन, नॉट टिपिकली यूज फॉर द लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेज इन्फेक्शन बिकॉज लिस्टेरिया कैन रेजिस्टेंट टू सिप्लोस्पिरिन। तो सिप्लोस्पिरिन के प्रति रेजिस्टेंट होता है तो सेफ्ट्रियाजोन नहीं दे सकते। एम्पिसिलिन इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जेंटामाइसिन इज इसके साथ दे सकते हैं एम्पिसिलिन के साथ, और सल्फामेथोक्साजोल जब देते हैं जब एम्पिसिलिन के प्रति एलर्जी हो। तो 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 62, which one of the following abnormality occur from vitamin D deficiency in children? First, craniotabes. Vitamin D deficiency in children can lead to rickets, condition characterized by softening of the bone due to impaired mineralization. Craniotape क्या होता है, softening of the skull bone which can be early sign of rickets, तो ये तो इसका symptom आएगा। Bulging of frontal and parietal bone
प्रोमिनेंस और बल्जिंग ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन ऑफ स्कल गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस, तो ये भी इसका साइन है। मसल्स हाइपोटेनिया, वीकनेस और रिड्यूस मसल टोन which can associate with rickets due to the role of vitamin D in muscles function, तो मसल्स हाइपोटोनिया भी होगा। Shrinkage of epiphysis is lower end of radius is not typically feature of vitamin D deficiency in children, ये कोई फीचर नहीं है। तो आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following is cause of relative erythrocytosis? relative erythrocytosis किसको बोलते हैं? also known as relative polycythemia occur when there is apparent increase in red blood cell mass due to decrease in plasma volume rather than an actual increase in RBC production, इसको बोलते हैं relative erythrocytosis। क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण आरबीसी की कंसंट्रेशन या मास इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरिथ्रोसाइटिस। जो एक्चुअल आरबीसी है मास वो इंक्रीज नहीं होता इसमें, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस। तो इसमें आंसर आएगा डायूरेटिक्स, क्योंकि डायूरेटिक्स कैन कॉज डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम लीडिंग टू रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस। दिस इज बिकॉज डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, फ्लूइड लॉस, सब्सिक्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। बाकी हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा? वहां पे होगा एब्सोल्यूट एरिथ्रोसाइटोसिस, जहां पे इंक्रीज रेड ब्लड सेल मास एक्चुअल में होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में स्टिमुलेट होता है एरिथ्रोपोइसिस लीडिंग टू इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। कार्डियोरेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया के कारण एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होता है और वहां पे भी रेड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। हाई एपिनिटी हीमोग्लोबिन, जहां पे टिश्यू हाइपोक्सिया होता है और वहां पे भी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये तीनों के तीनों आ गए एब्सोल्यूट में, और जो कि डायूरेटिक्स आ गया रिलेटिव एरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following statement are correct regarding UTI? Urine is an excellent culture media for bacteria. Yes, क्योंकि यूरिन इज favorable environment for bacterial growth, making it potential source of infection. Atopic urethritis is post-menopausal women is a risk factor, तो ये भी बात सही है। Antibiotic are recommended in all case of the asymptomatic bacteria. No, all case में required नहीं होती है, only some cases में required होती है, जहाँ पे in some case जैसे प्रेगनेंसी में रिक्वायर होता है, या जहाँ पे यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होना है वहाँ पे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में। ऑल केस में रिकमेंडेड नहीं करते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में। सर्टेन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई हैज पर्टिकुलर प्रोपेंसिटी इन वेड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये भी बात सही है। आंसर इज 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 65, which one of the following statement are correct regarding scorpion sting? Scorpion inject venom from a stinger on their tail. Yes, स्टिंगर जहाँ उसके टेल में स्टिंगर होता है उससे इंजेक्ट करता है। Most sting are painful but relative harmless, ये भी बात सही है। Anticholinergic can be used if antivenom is unavailable. No, एंटीकोलिनर्जिक यूज नहीं करते इसमें, या तो एंटीविनम यूज करते हैं और एंटीविनम न हो तो प्राजोसिन यूज करते हैं। तो आंसर इज 1 and 2। Which of the following statement are correct regarding Cassonur forest disease? Cassonur forest disease is a viral hemorrhagic fever endemic to certain region of India, particularly in Karnataka. It is transmitted to human through the bite of infected tick, which are often found in monkey and other animals. It is commonly seen in northern eastern state of India. No, नॉर्थन ईस्टर्न में नहीं होता, ये होता है साउथ स्टेट लाइक कर्नाटका।
मंकी एक्ट एज रिजर्वोयर डिजीज, मंकी इसका रिजर्वोयर होता है। ट्रांसमिशन हैपन थ्रू द टिक बाइट, ये भी बात सही है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर इट्स प्रिवेंशन, ये भी बात सही है। तो आंसर इज 2, 3 एंड 4। ट्रांसमिशन हो गया टिक के द्वारा, सिम्टम आ गया फीवर, हेडेक, मसल्स पेन। प्रिवेंशन अवॉइड टिक बाइट, वैक्सीनेशन होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस को बोलते हैं माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर। ये होता है जूनोटिक इन्फेक्शन होता है एनिमल टू ह्यूमन में, काज बाई ब्रूसेला बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल या कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट। सिम्टम इज फीवर, स्वेटिंग, वेट लॉस एंड जॉइंट पेन। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, मिल्क का पास्चराइजेशन कर सकते हैं और एनिमल को वैक्सीन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट यही है डॉक्सीसाइक्लिन और रिफाम्पिसिन। तो फीवर में भी अंडुलेंट पैटर्न, इसलिए तो अंडुलेंट फीवर बोला इसको। एसोसिएट विथ मस्कुलो स्केलेटल सिम्टम, यस ये भी बात सही है। ब्रुसेली बिहेव इज फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये भी बात सही है। तो आंसर इज 1, 2, 3। A 60-year-old diabetic female present with acute myocardial infarction. ECG change include ST elevation greater than 1 mm in lead AVR. The likely localization of thrombosis in, तो आंसर इज लेफ्ट मेन या प्रोक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following anti-diabetic drug is recommended for weight loss in obese patient। तो इसमें ग्लिमेप्राइड तो वेट गेन करवाती है, इंसुलिन भी वेट गेन करवाता है। सीताग्लिप्टिन और लीराग्लूटाइड में लीराग्लूटाइड होता है वो वेट लूज करवाता है। बाकी एंटी ओबेसिटी मेडिसिन जिसमें ओरलिस्टेट क्या करता है, इनहिबिट फैट एब्जॉर्प्शन, फेनटेरामाइन या टोपिरामाइड एपेटाइट सप्रेशन करके। लीराग्लूटाइड क्या करता है, एपेटाइट को रिड्यूस करके। और सेमाग्लूटाइड, ये तीन चारों के चारों मेडिसिन एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दो डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व टर्मिनल इलियम एंड रेयरली कॉज प्रोक्टाइटिस, ये फीचर होता है वो क्रॉन्स डिजीज का फीचर है। कोबल स्टोन अपीयरेंस इन बोवेल इज सीन इन क्रॉन्स डिजीज, ये बिल्कुल सही बात है। स्किप लीजन एयर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस बट नेवर सीन इन क्रॉन्स डिजीज। जो स्किप लीजन होता है वो फीचर होता है वो क्रॉन्स डिजीज का होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज मोर कॉमन इन स्मोकर देन नॉन स्मोकर, ये भी क्रॉन डिजीज का फीचर है। तो इसमें राइट आंसर इज 2 एंड 1। जो क्रॉन डिजीज होता है वो कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, माउथ टू एनस, अफेक्ट डीपर लेयर ऑफ बोवेल, स्किप लीजन भी करवाता है। कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है स्ट्रक्चर फिस्टुला और एब्सोस, डीप अल्सर, कोबल स्टोन या स्ट्रक्चर। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो प्राइमरी अफेक्ट कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन, यूजुअली स्टार्ट इन द रेक्टम एंड स्प्रेड अपवर्ड, लिमिटेड टू इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन, टिपिकली कॉज कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following are typically physical finding in pericardial effusion। Pericardial effusion is characterized by accumulation of fluid in pericardial space surrounding the heart। तो इसकी फाइंडिंग में रेज जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ड्यू टू इम्पेयर्ड डायस्टोलिक फीलिंग इन द हार्ट। तो ये हार्ट है, तो डायस्टोलिक फीलिंग, तो इसका बैक प्रेशर आएगा सुपीरियर वेना का, और सुपीरियर वेना का बैक प्रेशर आएगा जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन में इंक्रीज होगा। हाइपोटेंशन पेरिकार्डियल इफ्यूजन में अच्छे से हार्ट फील होगा ही नहीं डायस्टोल के दौरान,
तो कार्डियक आउटपुट भी कम आएगा, तो उसके कारण हाइपोटेंशन हो गया। तीसरा ओलिगोयूरिया, रिड्यूस यूरिन आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, यूरिन आउटपुट भी कम आएगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट ही कम आ रहा है। तो 1, 2 एंड 3। वाटर हैमर पल्स क्या होता है? कोलैप्सिंग पल्स होता है, नॉट टिपिकली एसोसिएट विद पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये एसोसिएट होता है एओर्टिक रीगर्जिटेशन ड्यू टू रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंट। तो आंसर इज 1 एंड 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following condition can produce a third hard sound on auscultation? तो थर्ड हार्ड साउंड होती है किस किस में सुनाई देती है? हार्ट फेलियर एसोसिएट particularly condition like dilated cardiomyopathy, वॉल्यूम ओवरलोड लाइक mitral regurgitation या aortic regurgitation में, हाई आउटपुट स्टेट सच प्रेगनेंसी एनीमिया या थायरोटॉक्सिकोसिस में, और यंग एथलेटिक्स में, जहाँ पे तो यंग एज में, प्रेगनेंसी में और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। इनमें मिट्रल स्टेनोसिस में थर्ड हार्ट साउंड नहीं होती, मिट्रल रिगर्गिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में थर्ड हार्ट साउंड होती है। ऑस्कल्टेट। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following statement are true about PR interval? ये P, ये QRS, ये ST, PQRST। तो ये जो इंटरवल होता है वो PR इंटरवल। इट डिनोट एट्रियल डिपोलराइजेशन, नो, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच का टाइम होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन इज 0.12 सेकेंड टू 0.20 सेकेंड, सही बात है। प्रोलोंगेशन डिनोट इम्पेयर्ड एवी नोडल कनेक्शन। तो यहाँ पे एट्रिया और एट्रिया से वेंट्रिकुलर, ये अगर ये प्रोलोंग हो जाता है इसका मतलब यहाँ पे एट्रिया से वेंट्रिकुलर कंडक्शन में या एवी नोडल कंडक्शन में इम्पेयर्ड हो रहा है कुछ ना कुछ। शॉर्ट पीआर इंटरवल अकर इन WPW सिंड्रोम, और ये शॉर्ट हो गया इसका मतलब इस पाथवे को, जो एवी नोडल कंडक्शन वाले पाथवे को बाईपास कर रहा है, इसलिए तुरंत पहुंच रहा है। तो शॉर्ट पीआर इंटरवल कैन बी कंडीशन इन लाइक वो पार्किंसन वाइट सिंड्रोम ड्यू टू द एसेसरी इलेक्ट्रिकल पाथवे, दूसरा कोई पाथवे इससे तुरंत पहुंच रहा है। तो ये भी बात सही है। आंसर इज 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 74, which one of the following is the drug of choice in the treatment of schistosomiasis? तो आंसर इज praziquantel। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following opportunistic mycosis is characterized by a rapid development of severe tissue necrosis and emerging a specific complication associated with COVID-19 infection in India? तो जो कोविड के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएट था वो म्यूकोरमाइकोसिस था। ये क्या होता है? ब्लैक फंगस ग्रुप ऑफ मोल्ड कॉल्ड म्यूकोरमाइसीटीज। ये कोविड-19 के दौरान नोटेड किया गया था। सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस होता है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following fungal infection is caused by dermal inoculation of fungal? तो डर्मल इनोकुलेशन होता है स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस को बोलता है रोज गार्डनर डिजीज, इज फंगल इन्फेक्शन कोज्ड बाय स्पोरोथ्रिक्स सेंकी, टिपिकली थ्रू डर्मल inoculation, fungal spore enter the skin through the cut, scratch या puncture, open from the thorn और splinter, कांटे के द्वारा। occupational exposure कॉमन इन गार्डनर फार्मर, जो गार्डन में काम करते हैं या खेती करते हैं उनमें ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोला रोज गार्डनर डिजीज। सिम्टम क्या होता है? स्किन लीजन होता है, टिपिकली स्टार्टिंग एज स्मॉल नोड्यूल और पेप्यूल, और ये प्रोग्रेस होता है अल्सर एंड एब्सेस में। ट्रीटमेंट इसका ये है, एंटी फंगल मेडिकेशन होती है वो इट्राकोनाजोल दो। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ कोकिडियोमाइकोसिस। कोकिडियोमाइकोसिस के बारे में फर्स्ट, it is primary systematic mycosis caused by dimorphic fungi Coccidioides
और कोकिडियोडेज कोसा डी सी। प्राइमरी पल्मोनरी कोकिडियोमाइकोसिस प्रेजेंट विथ कफ फीवर चेस्ट पेन एंड आर्थराइटिस, ये भी बात सही है। प्रोग्रेसिव पल्मोनरी कोकिडियोमाइकोसिस प्रेजेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लाइक फीवर वेट लॉस एंडोक्सिया फीचर ऑफ द लोबा निमोनिया, ये भी बात सही है। कोकिडियोडेज मेनिंजाइटिस इज माइल्ड डिजीज, नो माइल्ड डिजीज नहीं है, ये होता है सीवियर डिजीज होता है। तो आंसर इज 1 and 2। कोकिडियोमाइकोसिस जिसको वैली फीवर बोलते हैं, किसके कारण होता है? इमेटिस एंड कोसाडासी। ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ स्पोर, इसकी फॉर्म होती है एक प्राइमरी पल्मोनरी होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव पल्मोनरी और एक होती है डिसएमिनेटेड। ट्रीटमेंट एंटीफंगल मेडिकेशन लाइक फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरेक्सन बी। कॉम्प्लिकेशन होता है वो कोकिडियोडेल मेनिंजाइटिस होता है जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 78, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इलेपिड स्नेक बाइट। इलेपिड स्नेक बाइट में आता है कोबरा, क्रेत, कोरल स्नेक या माम्बाज। जिसका वीनस इफेक्ट होता है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर या पैरालिसिस या कार्डियक अरेस्ट। और लोकल इफेक्ट होता है वो मे बी मिनिमल विथ लिटिल स्वेलिंग होता है। तो इसके मेन फीचर आएंगे वो न्यूरोलॉजिकल वाले सिम्टम आएंगे, टोसिस, डिप्लोपिया, डिस्पेजिया, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस। ट्रीटमेंट वही है, एंटीवेनम दो और सपोर्टिव केयर करो। रिगार्डलेस ऑफ एनाटॉमिकल साइट ऑफ बाइट वॉकिंग ऑफ विक्टिम शुड बी डिस्करेज। हाँ, वॉकिंग नहीं करवानी चाहिए, वॉकिंग करवाने से एंटीवेनम का फ्लो जल्दी जल्दी होगा ब्लड में, इसलिए नहीं करवानी चाहिए। प्रेशर इमोबिलाइजेशन शुड बी यूज, यस इमोबिलाइजेशन। टोसिस कैन बी प्रेजेंट आफ्टर द इलेपिड बाइट, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो गया 1 and 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 79, which one of the following hormone is responsible for gallbladder contraction and release of bile into duodenum? आंसर इज कोलिसिस्टोकाइनिन। ड्यूडेनल म्यूकोसा द्वारा सीक्रेट होता है, काम यही है गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, पैनक्रियाटिक एंजाइम का सीक्रेशन को स्टिमुलेट करना, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और प्रोटीन के में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडिएशन एंट्राइटिस और प्रोक्टोकोलाइटिस। जो रेडिएशन एंट्राइटिस या प्रोक्टोकोलाइटिस होता है वो रेडिएशन थेरेपी ऑफ कैंसर के कारण होता है। सिम्टम इसमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। दो स्टेज होती है, एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है? सिम्टम ड्यूरिंग शॉर्टली आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्रोनिक फेज में। कॉम्प्लिकेशन में जैसे स्मॉल बाउल स्ट्रक्चर हो गया, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? रेडिएशन एंट्राइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट लोपेरामाइड, सुक्रोल्फेट एनिमा दे सकते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गया जैसे ऑब्स्ट्रक्शन या फिस्टुला के लिए। तो डायरिया इज एक्यूट फेज शुड बी ट्रीटेड विद कोडिन या लोपेरामाइड, सही बात है बिल्कुल। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन्वॉल्व द रिस्ट्रक्शन ऑफ इंजरी इंटेस्टाइन ना, सर्जरी इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं होता, मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका। सुक्रोल्फेट एनिमा एंड हाइपरबेरिक ऑक्सीजन आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यस। स्मॉल बोवेल स्ट्रक्चर एंड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला may develop as a chronic complication, ये भी बात सही है। तो आंसर इज 1, 3 and 4।